Assalamu alaikum. Today we are going to talk on the article Is the Economy Improving? Written by Khurram Hussain. There's a person, J.W. Smith, who once said that one cannot separate economics, political science, and history. Politics is the control of economy. History, when accurately and fully recorded, is that story. तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी अभी एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो नज़र आ रहा है कि लोग एक दूसरे से भी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, टीवी एंकर्स पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा क्लेम दिया है कि द इन्फ्लेशन रेट इज़ डिक्रीज फ्रॉम 38% to 7% और 8%. तो आज हम इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करेंगे टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज़ राइट, और क्या पाकिस्तान की इकॉनमी वाकई ही इम्प्रूव होने जा रही है और हो रही है, और क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में एक आम आदमी को इस इकॉनमी में रिलीफ मिल रहा है, और मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि क्या इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट इसको कहते हैं और कैसे होती है. आइए चलिए जी इसकी तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे मीडिया के सर्कल्स के अंदर और एजुकेटेड कम्युनिटी के अंदर, और इकॉनमी के जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनसे सवाल हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर रही है या पाकिस्तान की इकॉनमी जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है. देखें, दो चीज़ें हैं इसमें. ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे समझना कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मराहल से पिछले 2-2.5-3 साल से एक बहुत ज़्यादा मुश्किल मरहले से गुजरी थी. आइए पहले बहुत ब्रीफली देखते हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश थे वो क्या थे. सबसे मेजर चैलेंजेस पाकिस्तान के कुछ मैं हाईलाइट करता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान को एक हैवी डेट बर्डन का चैलेंज था, और पिछले कुछ साल से रुपी डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हुई. पाकिस्तान के अंदर रुपी डिप्रिसिएशन हुई, हाई इन्फ्लेशन हो गई, चीज़ों की गुड्स, कमोडिटीज़ और सर्विस की प्राइसेस बहुत हाई चली गई. उसकी वजह से पावर्टी इंक्रीज़ कर गई. डेट बर्डन से, रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चला गया. 37-38% तक इन्फ्लेशन रेट चला गया. पावर्टी इंक्रीज कर गई बहुत ज़्यादा. पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमेशा से इशू रहा है. पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 2022 के समर और फिर समर 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा लो एक्सट्रीम इतने फिगर्स पे चले गए कि इट वाज लाइक अबाउट टू बी बैंकरप्ट. ये बहुत ज़्यादा बातें सुनने को हमें पिछले साल और उससे पिछले साल 2022 और 23 के अंदर मिली कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है. उस टाइम पे श्रीलंका के अंदर भी ये सूरत हाल चल रही थी, और उसका रिजेम्बलेंस, एक इकोनॉमिक रिजेम्बलेंस क्रिएट किया जा रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका के इकोनॉमिक मॉडल्स के माबैन. पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो हैवी सर्कुलर डेट है, हैवी सर्कुलर डेट कपल्ड विद लो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड फिस्कल एंड ट्रेड डेफिसिट, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, और अलॉन्ग विद हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. और अल्टीमेटली कोई बड़े लेवल पे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को रिवाइव करे, रिस्टोर करे, ताकि इन्वेस्टर यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे. चलिए जी आगे बढ़ते हैं कि इसको देखते हैं कि अब यहाँ पे पाकिस्तान की इकॉनमी में हाई इंटरेस्ट रेट जब हो गया, तो जब हाई इंटरेस्ट रेट हो गया तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियल तबका है, उसने जो लोन लेना है बैंक से और फिर बिज़नेस करना है, तो जब हाई इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो वो इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव एंड लो इंटरेस्ट रेट, चाहे उसको नेबरिंग कंट्रीज़ में जाना पड़े या कहीं और जाके इन्वेस्ट करना पड़े. आपने देखा कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया. तो इसी तरह खुर्रम हुसैन साहब यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट उस रूट को एड्रेस किया है कि जो पाकिस्तान का रूट है, कि पाकिस्तान के पास सबसे पहले इतने लो लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चले गए, और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो इस लेवल पे जो लो चले गए, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो मैनेज और कंट्रोल ही नहीं होता गवर्नमेंट से. तो जब गवर्नमेंट से
अपना फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल नहीं होता, यानी जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इनकम से कहीं ज़्यादा बियॉन्ड चले जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट फिर डायरेक्टली आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास क्या मैयर्स थे और क्या पॉलिसीज़ थी कि वो इन चीज़ों को कैसे करते। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सारा प्रेशर पब्लिक के ऊपर डाला। आईएमएफ का जब भी प्रोग्राम आता है तो वो एक टेम्परेरी ब्लड रिलीज करता है वेसल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि इकोनॉमी किसी भी मुल्क की एक बैकबोन होती है, एक ड्राइविंग फोर्स होती है। इकोनॉमी जो है उसको बहुत अहमियत हासिल है। इट्स लाइक अ ब्लड ऑफ अ नेशन, ठीक है। जिस मुल्क की इकोनॉमी दुरुस्त नहीं है वो मुल्क कभी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हो सकता, कभी मिलिट्री प्रोपोंडेंस नहीं आ सकती उस मुल्क के पास, और किसी भी तरह से वो पावरफुल नहीं हो सकता। तो आज के दौर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इकोनॉमी अगर आपकी मुल्क की अच्छी है तो आप हर सेक्टर को फ्लरिश कर सकते हैं, उस सेक्टर में प्रॉस्पर कर सकते हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जिसकी बेस पे कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे खुरम साहब बता रहे हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम इस मुल्क की तारीख रही है कि जब भी आईएमएफ का प्रोग्राम आया है तो वो टेम्परेरी बेसिस पे आपकी वेसल्स को डायलेशन देता है ड्यू टू दैट ब्लड, द करंट ब्लड, के कुछ पैसे आते हैं, आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी मूव करती है, और थोड़ी सी जैसी इकोनॉमी मूव करती है तो हल्की सी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है। उसके बाद दोबारा वो सेटबैक मिल जाते हैं और फिर दोबारा फॉर 6 months और 1 year इट मूव्स, और लाइक फॉर 2 years अल्टीमेटली दोबारा उसको आईएमएफ के प्रोग्राम दरकार होता है। तो कभी भी एक मुल्क की लॉन्ग टर्म स्टेबल और वायबल ग्रोथ के लिए हमें इन मेजर्स पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी हमेशा से ही आईएमएफ प्रोग्राम हो और फॉरेन एड हो या रिलायंस ऑन द फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज़, पाकिस्तान की इकॉनमी के बहुत बड़े जो ड्राइवर्स हैं वो ये रहे हैं। डिफरेंट तरह के बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं जिसमें आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और पाकिस्तान की जो एड है फॉर अपने फ्रेंडली कंट्री से। तो इन पे जो रिलायंस है ना, इनकी वजह से पाकिस्तान की कंट्री थोड़ा मूव करती इकोनॉमिकली, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड सोर्स दैट पाकिस्तान शुड रिलाई अपॉन। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बातें हुई कि जितने पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वो सारे प्रॉफिट में हैं। उन सारों की एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी मैनेजमेंट, उनकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, उनके इंडिविजुअल्स, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर होती है। लेकिन जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सारी एम्बेजलमेंट, सारी करप्शन, सारा हेजर्डनेस हमें गवर्नमेंट सेक्टर्स में मिलता है। वाई इज़ दिस सो? नाउ इट इज़ द हाई टाइम कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन डेफिसिट से बाहर आए और अपनी पब्लिक को रिलीफ दे, इकॉनमी को बेहतर करे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि if you want to know whether the economy is improving, ask yourself this question, that are deep-rooted changes taking place? पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव होने के लिए इट्स वेरी वाइटल, इट्स वेरी कार्डिनल कि आप देखें क्या इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डीप रूटेड चेंजेस लाई जा रही हैं। ये टेम्परेरी चेंजेस हैं, दैट वुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन सीइंग सिंस 1988 कि गवर्नमेंट थोड़ी देर के लिए इकॉनमी स्टेबल होती है, चीज़ें थोड़ी देर के लिए चलती हैं, और उसके बाद साल 2 साल 3 साल के बाद फिर वही जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो बहुत ज़्यादा लो और नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें ड्यूरेबल सोल्यूशन की तरफ जाना है, और वो ड्यूरेबल सोल्यूशन सिर्फ ये है कि पाकिस्तान इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करे, रिवाइव करे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करे। और ये तभी पॉसिबल है कि जब गवर्नमेंट बड़े लेवल पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लेके आएगी। सिर्फ एक ही मेजर सोल्यूशन है कि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़े, मुल्क के अंदर रेवेन्यू जनरेशन हो, लोकल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को फॉस्टर किया जाए। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो मेड इन पाकिस्तान के टैग्स होंगे, तो तब जाके जब आपकी एक्सपोर्ट बाहर होगी। आज भी हमने टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा कितनी ज़्यादा हमने लिस्ट में एडिशन कर ली है कि हम टेक्सटाइल के साथ
इतनी ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके। तो हमें चाहिए कि हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं और इस चीज़ को प्रमोट करें कि एक्सपोर्ट बढ़े पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में आएगी। अल्टीमेटली जब ये फॉरेन करेंसी आएगी तो इससे आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब बढ़ेंगे तो आपके जो डेफिसिट्स हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो हैं, वो मैनेज होंगे और कंट्रोल होंगे। तो जब वो कंट्रोल होंगे तो अल्टीमेटली आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं पॉजिटिव और प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाएगी। और जब इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जाती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, पावर्टी डिक्रीज़ करती है, रुपी आपका अप्रिशिएट करता है, आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है। तो जैसे ही आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है तो आपके मुल्क के अंदर एक ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रिवाइव होता है और दैट अट्रैक्ट्स द फॉरेन इन्वेस्टर्स। लास्ट में हम इसको ऐसे देखेंगे कि here is a big problem with stability. Is it temporary? Having found a fragile stability after almost 18 months of hard and intense discipline in the management of the macroeconomic fundamentals, the government now faces a real challenge of transitioning from stability to growth. Now let's see that government is stability को, जो अभी apparent हमें stability कुछ नज़र आ रही है, क्या इसको growth के मॉडल पे लेके जाती है, कब तक लेके जाती है और क्या मॉडल यूज़ करती है। लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच।